हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्ज़ाम फ्रेशर। आज के इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को समझ रहे थे ताकि हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के डेफिनेशन को और उनके बीच के अंतर को समझ सके। तो चलिए आज के इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a jelly-like fluid substance which contains cell organelles, insoluble waste, and other type of products such as lipids. ये सेल का वो भाग है, वो हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में लाई करता है। इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के मुख्यतः 3 भागों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, जो है एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म का वो भाग है जो न्यूक्लियस की तरफ रहता है। एक्टोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म का वो भाग है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। और मेसोप्लाज्म ये वो साइटोप्लाज्म है जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में लाई करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल। प्रोटोप्लाज्म पर्किंजी ने टर्म कॉयल किया था। कमेंट में बताइए कि पर्किंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को कब कॉयल किया था। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल के अंदर जितना कुछ है उस सब को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मोटा माटी ये समझे कि प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस विथ साइटोप्लाज्म। अब साइटोसोल समझते हैं। ये वो साइटोप्लाज्म है जिसमें कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं है, यानी साइटोप्लाज्म माइनस द एरियाज ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज। अब साइटोसोल में प्रोटीन फाइबर का एक सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब जानते हैं साइटोसोल के फंक्शन क्या है, कि ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस को स्टोर करता है। दूसरा कि यहाँ पर कई सारे रिएक्शन होते हैं, ये उन मेटाबॉलिक रिएक्शनों का एज अ पार्ट वे वर्क करता है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। इट इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जो अलग रखता है उस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियस कुछ गिने चुने ऑर्गेनेलीज में है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाले होते हैं। इस मेम्ब्रेन के कुछ 3000 से 4000 पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म जैसा ही एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब जानते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाले सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। ये आरएनए और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में मदद करते हैं। अब क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में जाते हैं। इट इज थ्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए एंड प्रोटीन। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमैटिन सिर्फ एक धागे की तरह नजर आता है, पर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स आ जाने पर हमें पता चलता है कि क्रोमैटिन भी बहुत सारे छोटे यूनिट्स न्यूक्लियोसम से बना होता है। न्यूक्लियोसम असलियत में डीएनए होता है जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ होता है। ये ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोसम जुड़ते जुड़ते क्रोमैटिन को बना देते हैं। अब जानते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन श्रिंक करते हैं और एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन को देखें तो इट इज द क्रोमैटिन श्रिंक्ड इनटू फॉर्म अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और जब सेल डिवाइड हो जाता है तब ये दोनों डिवाइडेड सेल्स में इक्वली बढ़ जाते हैं।
क्रोमैटिन बना हुआ होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नॉन कोडिंग और एक कोडिंग डीएनए। पहले कोडिंग डीएनए जान लेते हैं। कोडिंग डीएनए वो डीएनए होते हैं जिन्हें किसी प्रोटीन के लिए कोड करना होता है, और नॉन कोडिंग डीएनए वो होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। तो यही जो कोडिंग डीएनए होते हैं उन्हें ही हम जीन्स कहते हैं। तो जीन्स आर द कोडिंग डीएनए। तो इस वीडियो में हमने ये समझ लिया है कि जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब हम जानते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन को। न्यूक्लियस का पहला फंक्शन ये है, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इफ न्यूक्लियस इज रिमूव्ड द सेल इज अल्टीमेटली डाइज। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म मर जाएगा। फिर इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। सेल साइकिल ये है कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, फिर ये इन दोनों सेल डिवाइड होकर और सेल बनाते हैं। इसको सेल साइकिल कहते हैं। इस सेल साइकिल को करने में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके बाद इट इज़ द कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी ट्रेंड्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का भी काम करता है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन होता है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब हमने ये जान लिया है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अब सेल ऑर्गेनेलीज बचे हैं। अब आने वाली वीडियो में सेल ऑर्गेनेलीज के पहले हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस और उनके डेफिनेशन को समझेंगे। अब हमें यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के डेफिनेशन को समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।